ठीक है, तो बात मिस कर रही। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मैग्नेट का जो भी होता है बार मैग्नेट, वो कैसे बिहेव करता है, जस्ट लाइक ए स्मॉल रिंग, है कि नहीं। और जो भी सारे प्रॉपर्टी अपने डाइपोल के लिए पढ़े थे वो सभी किसके लिए वैलिड है, मैग्नेट के लिए। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, जो मैग्नेट आप जानते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड वाले, तो आप किससे निकाल सकते हो, डाइपोल से, है ना। सारी कहानी वही थी। फिर जो नेचर में जो मटेरियल्स होते हैं उसके बारे में बोला था कॉपी में लिख के रखना, लिख लिया सबने प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ, मैं समझा देता हूँ क्या क्या होता है। तो जैसे केमिस्ट्री के साथ पढ़ा हुआ है पैरामैग्नेटिक, ये क्या होता है आपका, डायमैग्नेटिक होता है। एक होता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो पुराने टाइम में है ना, पढ़े लिखे लोग यही सोचते थे कि मैग्नेट और बाकी मटेरियल में ऐसा थे, दुनिया के हर एक चीज किससे बना हुआ है, एटम्स, यस और नो, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स यही है। तो ऐसा क्या होता है मैग्नेट में कि बाकी मटेरियल से अलग ये फोर्स लगा पाता है, बाकी मटेरियल फोर्स नहीं लगा पाते ना। तो इसके अंदर भी क्या होंगे, एटम्स है, एटम्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ना। और हमने भी पढ़ा था जो पूरे मैग्नेटिज्म में आप पढ़ते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और हम देखें इसका, इस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर देखें, अगर आप एटम का स्ट्रक्चर देखते हो, ये होता है ऐसे, के सेल पे क्या होता है एल, फिर क्या होता था एम एन, ऐसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लो पहले वाले सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी वजह से क्या जनरेट होगा, हमने ये सॉल्व भी किया था, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या आया था, क्यू बाई टू, याद है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसकी वजह से क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, यस और नो। साथ में एक इनका एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है ड्यू टू देयर ओन स्पिन, यस और नो। इसका क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पूरा इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, अभी बस इतना समझो, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से कितने टाइप के मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। एक तो वो ऑर्बिट की तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, एवरेज करंट, यस और नो। और उसकी वजह से क्या जनरेट होता था, तो मैग्नेटिक मोमेंट, याद है अपन डिराइव भी किया था। और दूसरा क्या था, ये अपने एक्सिस पे खुद के अबाउट ये घूम रहा होता है, इसको स्पिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पिन। स्पिन की वजह से भी क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट, यस और नो। तो दोनों वेक्टोरियली ऐड होते हैं, एक तो किसकी वजह से, स्पिन की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से, ऑर्बिट की वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से, यस और नो। तो जनरली क्या होता है, जो मैग्नेट नहीं है, जो बाकी मटेरियल्स है, उसमें क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं दोनों वेक्टर वो कैंसिल आउट होते हैं, क्या होता है, इसलिए नेट मैग्नेटिज्म कितना होता है, जीरो। लेकिन जो मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होते हैं, वेक्टोरियली क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं। अगर आप मान लो पैरामैग्नेटिक की बात करें, तो इसमें अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में देखूं, इस तरीके से रैंडम फॉर्म में होंगे। जब आप इस मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में किसी बार मैग्नेट को रखता हूं इस तरीके से, नॉर्थ को साउथ को, किधर किसकी तरफ ओरिएंट हो जाए, इसमें कितना टॉर्क लगेगा, कल ही बताया, जस्ट लाइक डाइपोल की तरह होता है। एन को क्या बोलते, तो आप इसको क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक डाइपोल होता है, तो किसकी तरफ ओरिएंट हो जाएगा, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो। तो अगर आप इसमें जैसे रैंडम मैग्नेटिक मूवमेंट्स है, जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो किसकी तरफ ओरिएंट हो जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी जस्ट लाइक, अगर आप इसको रिलेट करो डाइलेक्ट्रिक से भी रिलेट कर सकते हो। तो याद है डाइलेक्ट्रिक, याद है डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता था, हाँ मतलब व्हाट वाज द कांसेप्ट इन्वॉल्व इन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक करता क्या था, डाइलेक्ट्रिक का इंसुलेटर होता था, उसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते थे, यस और नो। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे वो फील्ड की तरफ अलाइन कर जाते थे, इसकी वजह से जो नेट फील्ड आता था वो के फैक्टर से कम हो जाता था, जिसको अपन क्या बोलते थे कि मतलब ई एक्सटर्नल बाई के हो जाता, यस और नो। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इसको, इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे और अलोंग द फील्ड ऐसे ओरिएंट हो जाएंगे। और मैं बोलूं जो नेट फील्ड होगा वो बढ़ेगा घटेगा इस मटेरियल के अंदर, जैसे बाहर वाला फील्ड इधर की तरफ है और ये जो ओरिएंट है वो भी सेम डायरेक्शन में, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं अपन, पैरामैग्नेटिक। अगर मान लो ये जो फील्ड है और इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोजिट में जनरेट हो जाते हैं, इसे कौन सा मटेरियल बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। और अगर फेरो में क्या होंगे, फेरो में क्या होता है कि
ये अलग अलग डोमेन्स में होते हैं, आपने कॉपी में लिखा होगा इस तरीके से इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स कैसे नो रैंडम होते हैं, लेकिन जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये सभी क्या होते हैं, किसकी तरफ ओरिएंट हो जाते हैं, अलोंग द फील्ड, और ये स्ट्रॉन्ग नेट फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं अपन, फेरोमैग्नेट। लिख लिया था कॉपी के अंदर, कोई दिक्कत किसी को? अब इसके प्रॉपर्टी लिख लिया होगा। पैरामैग्नेटिक का क्या होता है, क्या क्या लिखा था कॉपी के अंदर, ये स्ट्रांगली वीकली क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं। डायमैग्नेटिक क्या होगा, ऑपोजिट में होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते थे, वीकली अफेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और ये क्या करते हैं, स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं। अब इसमें मैं आपको ये लिख लिया था ना सबने कॉपी के अंदर, अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता देता हूँ। लिख लो आप कॉपी के अंदर, सम टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्वड इन मैग्नेटिज्म, टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्वड इन मैग्नेटिज्म। आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में एक आधी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का ना। तो टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्वड इन मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहला देखो, इसको बोलते हैं अपन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और डिनोट करते इसको आई वेक्टर से, एनसीईआरटी में एम वेक्टर से किया है, और जनरली आई से करते हैं, आई वेक्टर से ना। अभी होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यू टू द स्पिन और ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स ऐसे मान लो रैंडमली हैं किसी मटेरियल के अंदर, तो अगर आपने इसका कोई भी स्मॉल वॉल्यूम लिया है ना, इसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो इस चीज को डेफिनेशन में कि इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आई वेक्टर जो होगा दैट इज एम वेक्टर अपॉन वॉल्यूम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितने मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं एक यूनिट वॉल्यूम में, उसे क्या बोलेंगे अपन, इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, कितने मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यस और नो। इसको अपन आई वेक्टर से डिनोट करते हैं। दूसरा जो टर्म है आप लिखो, दूसरा होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको एच वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, एच वेक्टर जो होता है वो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर। इस फॉर्म में लिख, एच वेक्टर जो होता है बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस क्या होगा, आई वेक्टर। सर कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिए। अभी आ रहा है, एच वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस क्या हो जाएगा, आई वेक्टर, है ना। इसको मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, है ना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी आप बोलोगे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, यस और नो। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये हमने एक सोलेनॉइड बना दिया ना, और इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं रखा, ये मान लो वैक्यूम है जो भी, तो इसमें अगर तुम करंट देते हो, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, केवल सोलेनॉइड है, इसका करंट फ्लो कराया, कितना मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन, यस और नो। अगर मैं इसके अंदर कोई सा भी मैग्नेटिक मटेरियल रख दूं, ये जो फील्ड है वो क्या करेगा, अंदर वाले मटेरियल क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, यस और नो। ये इसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो क्या ओरिएंट हो जाएंगे इस फॉर्म में। जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करता है उसे कौन सा फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको मैग्नेटाइज करने के लिए, बाहर वाला फील्ड म्यू नॉट है, यस और नो। इसको क्या बोलेंगे, जैसे अगर मैं बोलूं कि सोलेनॉइड के लिए एच वेक्टर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर आई नहीं है तो बी कितना हो गया तुम्हारा, म्यू नॉट एन आई। इसको कैसे डिवाइड कर दोगे, म्यू नॉट, तो क्या मिलेगा आपको, एन आई। देख लो जैसे फॉर सोलेनॉइड एग्जांपल लिख लो, फॉर सोलेनॉइड एन आई इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो मैग्नेटाइज कर रहा है।
क्लियर है? ठीक है, जो मैग्नेटाइज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, एच वेक्टर। जो मैग्नेटाइज हो रहा है वो किससे रिलेटेड है, आई वेक्टर। यस और नो? मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा आपको, आई वेक्टर। और जो मैग्नेटाइज कर रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यस और नो? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जैसे इसी में बोलूं, अगर मैं बी नेट की बात करूंगा इस मटेरियल के अंदर, तो बी नेट कितना होगा बताओ, बी एक्सटर्नल प्लस कितना होगा बताओ, बी इंड्यूस, यही होगा ना बेटा। तो बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी को मान सॉल्व करो तो कितना मिलेगा बताओ, म्यू नॉट, साथ में क्या हो जाएगा, एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। लिखो उस चीज को, ये हो जाता है बी नेट, जो उसके अंदर नेट फील्ड इंड्यूस हुआ, म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। तो ये सारे टर्म ध्यान में रखने, हो सकता है एक आधी क्वेश्चन मेंस वगैरह में आए। ठीक है, तो म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। ठीक है, अब एक और टर्म आता है इसको, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी प्रोनाउंसिएशन में कर रहा हूं, सही है नहीं, ससेप्टिबिलिटी इसको डिनोट करते हैं काई से, है ना, काई टर्म है अल्फा बीटा गामा की तरह। और ये क्या होता है, इसके बारे में लिखे कि इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of intensity of magnetization, it is the ratio of intensity of magnetization to magnetic intensity, it is the ratio of intensity of magnetization to what, magnetic intensity, है ना। तो काई क्या हो जाएगा आपका, m वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, h वेक्टर, m वेक्टर अपॉन h वेक्टर। ठीक है, m वेक्टर अपॉन h वेक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, याद रखेगा ये m बाई h, m या i, अपन क्या बोलते हैं, i यूज करेंगे, तो i वेक्टर अपॉन h वेक्टर, i वेक्टर अपॉन h वेक्टर, है ना। i वेक्टर अपॉन h वेक्टर क्या बोलेंगे, ससेप्टिबिलिटी। m कितना है कि i, दोनों लिख लो, सिंपल है ये, एनसीईआरटी में m लिखा हुआ है, फर्स्ट बार में i लिखा हुआ है, और एग्जाम में आएगा तो नाम बता देगा क्या है ना। पर तुम्हें टर्म का नाम याद रखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना। अगर मैं इस काई को इसके फॉर्म में यहां पे लिखूं तो क्या हो जाएगा, बी नेट, क्या होगा बताओ, म्यू नॉट, यहाँ पे एच वेक्टर लिख दिया, आई को क्या लिख सकते हैं काई के फॉर्म में, काई टाइम्स क्या हो जाएगा, एच वेक्टर, नहीं, यहां से आप एच वेक्टर कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, वन प्लस काई, है ना। इस वन प्लस काई को बोलते हैं, जैसे अपन वहां पे ईआर होता था, ईआर क्या होता था यहाँ पर, रिलेटिव परमिटिविटी, तो यहाँ पे वन प्लस काई को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये क्या बन जाएगा आपको बताओ, म्यू नॉट, फिर क्या बनेगा म्यू आर, और ये क्या बन जाएगा एच वेक्टर। ये आपको हो जाता है बी नेट वेक्टर, ये आपको याद रखना, म्यू नॉट म्यू आर एच वेक्टर। और म्यू आर किसके बराबर है, छोटे फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना है, वन प्लस काई के बराबर, वन प्लस काई के बराबर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ये ससेप्टिबिलिटी पे आएगा या म्यू आर पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, यस और नो। तो आप यहाँ पे देख के बताओ कि उसमें डाइलेक्ट्रिक में फील्ड बढ़ता था या घटता था, किसके फैक्टर से घट जाता था, ए के फैक्टर से, यहाँ पे बढ़ रहा है किसके फैक्टर से, म्यू आर के फैक्टर। वहां पे नीचे डिनोमिनेटर में आता था, यहाँ पे क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। क्लियर है चीज, कर लोगे इस तरीके से, म्यू नॉट इनटू क्या हो गया, म्यू आर इनटू एच। अच्छा, एक और चीज देखो अब यहाँ पे, जैसे मैं बोलूं कि पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी करना था, वो पता होगा, उसमें जो मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, उसके लिए काई क्या होगा, पॉजिटिव, यस और नो। डाया के लिए काई क्या होगा, नेगेटिव, और इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी, हाई होगा। तो लिख लो इस चीज को एक शॉर्ट फॉर्म में, नोट पॉइंट डाल के लिखो कि फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल,
for paramagnetic materials, chi is positive and its value is small. For paramagnetic materials, chi is positive and its value is small. ठीक है. For diamagnetic materials, for diamagnetic materials, chi is negative. chi क्या होता है? नेगेटिव होता है. और for ferromagnetic materials, for ferromagnetic materials, chi क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा एंड इट्स वैल्यू इज लार्ज. क्लियर है ये चीज यहां तक? नेक्स्ट आप लिखो, इसी के अंदर में आता है क्यूरी लॉ लिखो, है ना, मैडम क्यूरी का है लॉ. ठीक है. क्यूरी लॉ क्या कहता है कि अगर आप इधर देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था पैरामैग्नेटिक के लिए, इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट होते थे, स्पिन वाला और ऑर्बिटल वाला दोनों जुड़ करके ना, इस तरीके से रैंडम होते. तो मान लो अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो इसकी रैंडमनेस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी. रैंडमनेस बढ़ेगी तो जो मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? वो डिक्रीज कर जाएगी. यस और नो? तो आप इसको लिख सकते हो कि मैं बोल सकता हूँ कि जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंट वॉल्यूम, वो बढ़ेगा घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे? घटेगा. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर चेंज. तो मैडम क्यूरी में क्या बताया था, ये जो मैग्नेटाइजेशन है काई की वैल्यू कितनी हो जाती है? सम कांस्टेंट अपॉन टी. देखो इसको छोटा सा कि ऐसा लिखो जो मैं बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू क्यूरी randomness of magnetic moment in paramagnetic materials, randomness of magnetic moment in paramagnetic materials increases with increase in temperature. Increases with increase in temperature. Randomness बढ़ रहा है. Randomness increases with increase in temperature. So chi for paramagnetic materials is inversely proportional to temperature. Chi for paramagnetic materials is inversely proportional to क्या होता है? Temperature. So Curie law क्या है? Chi बराबर some constant upon temperature. So according to Curie, chi बराबर क्या हो जाएगा? Some constant upon temperature. ठीक है. ये तो मतलब किसके लिए था? ये पैरामैग्नेटिक. फेरो में क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा. एक ऐसा मोमेंट आएगा जब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक. और ये सुनो, घट रहा है ना एक तरह से. तो जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा बन जाएगा उसे क्या बोलते हैं? क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर. लिख लो कि अगला नेक्स्ट पॉइंट कि for ferromagnetic materials when we increase the temperature randomness of magnetic moment also increases and the temperature at which ferromagnetic substance converted into paramagnetic substance
is called Curie point, or Curie temperature, or Curie temperature. So chi for ferromagnetic materials. So chi for ferromagnetic materials is given by इस तरीके से होता है chi is equal to C dash, ये भी कांस्टेंट है, अपॉन T माइनस Tc, ये भी यूनिवर्सिटी हो। Tc क्या है यहाँ पे? Curie टेम्परेचर है, देखो chi for ferromagnetic होगा C dash अपॉन T माइनस Tc। C dash क्या है यहाँ पे आपका कांस्टेंट, और Tc क्या है? Curie टेम्परेचर, और T आपका है टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे वाला मान लेके आया क्या कोई? किसी के पास है ऐसे वाला? मान लो क्वेश्चन करा, क्वेश्चन दिए नहीं है मुझे। किसी के पास है क्या वर्मा जी? तो एक आधे क्वेश्चन लिखो इस पे, फॉर्मूले पे क्वेश्चन लिखो कि द ससेप्टिबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखो द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम, the susceptibility of magnesium at 300 Kelvin. The susceptibility of magnesium at 300 Kelvin is 1.2 into 10 to the power minus 5. ठीक है, the temperature at which susceptibility of magnesium will be 1.8 into 10 to the power minus 5. Question area is 1.8 into 10 to the power minus 5 is हाँ निकाल लेकर इमरजेंसी कॉल। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। आ गया होगा? यस। काई यूनिवर्सिटी प्रोपोजल क्या है टेम्परेचर के, वहां सॉल्व कर लो, कितना आंसर आता है? हाँ 200। हाँ 200 आता है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। इसकी संभावना कम है कि जेई में आए, लेकिन अगर आता है क्वेश्चन एक आधी तो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखवा है, एन आइडियल सोलेनोइड having 40 turns, 40 turns per centimeter, 40 turns per centimeter, has an aluminium core, and carries a current of 2 ampere, and carries a current of कितना? 2 ampere. Calculate the magnetization developed in the pore. Calculate the magnetization developed in the pore. Magnetization developed in the pore and the magnetic field at the center. Magnetization developed in the pore and the magnetic field at the center, है ना? Chi of aluminium given है 2.3 into 10 to the power minus 5. एग्जैक्ट आंसर बताना कितना है? Chi of aluminium given है 2.3. Chi of aluminium given है
2.3 into 10 to the power minus 10. ठीक है हाँ हाँ मैग्नेटाइजेशन निकालो। मैग्नेटाइजेशन जो मतलब फील्ड में रखा तो मैग्नेटाइज हुआ, उसकी वैल्यू, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू बतानी। तो फिर कैलकुलेशन करना है, सही बता देते। वही जो तीन चार फॉर्मूले बताए उसी का यूज है। आई बराबर एम बाई वी, एच बराबर बी वाई म्यू नॉट माइनस आई, और बी नेट क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ये तीन चार फॉर्मूले आपको ध्यान रखना। हाँ इधर कर ली। 1.88। हाँ वही मतलब 1.8, ठीक है, 0.18 एम्पियर पर मीटर। तो एक और चीज बताइए ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर। हाँ मैग्नेटिक फील्ड बताइए। वही चार पांच फॉर्मूले वही लगाने हैं, आंसर बताओ क्या आएगा। नहीं आया। आई की वैल्यू है 0.18 एम्पियर पर मीटर। 0.18 आ रही है, ठीक है ठीक है, सबका आ रहा है क्या। और बी नेट कितना आया था, बी नेट है 3.2 पाई इंटू 10⁻⁴ आ रहा था। बी नेट क्या होगा, म्यू नॉट एच प्लस आई, और आई क्या होगा, काई दिया हुआ है। तो एम आई बाई एच क्या होता है, काई, तो आई कितना होगा, काई इंटू एच। और क्या सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड की वजह से एच की वैल्यू एन आई होती है, बस उसको सॉल्व कर लो। 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। हाँ सोलोनॉइड के लिए क्या, म्यू नॉट एन आई अपॉन म्यू नॉट कितना होगा, एन इंटू आई। सब कुछ तो गिवन है ना। ये देखो आई का हमें क्या फॉर्मूला बना था, बताओ, आई बाई एच। तो आई कितना हो जाएगा, एच इंटू काई। काई दिया था, काई कितना गिवन था, 2.3 इंटू
-5 और h क्या होगा तुम्हारा n into h, तो दोनों के लिए यही था ना। हाँ। v नॉट ni को v नॉट से डिवाइड कर दिया। n कितना था तुम्हारे लिए 10⁻⁻⁴, यानी क्या दिया 40 टर्म्स पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब -2 हो जाएगा, यस और नो, ऊपर ही हो जाएगा ना पर सेंटीमीटर। और आई कितना दिया था 2 एम्पियर। सॉल्व कर लो, यही आ रहा है करके देखो 0.18 आ रहा है। अगला क्वेश्चन करें, कितनों का आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दो सवाल और देखते हैं। देखो द मैक्सिमम, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द maximum value of the permeability of mu metal, mu पता नहीं क्या है, permeability of mu metal ऐसा लिखा हुआ है mu metal, the maximum value of the permeability of the mu metal ब्रैकेट में लिखो, इसमें 77% निकल है, 16% आयरन है, 5% कॉपर है, 2% क्रोमियम है, ठीक है। एज 0.126 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, 0.126 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। फाइंड द मैक्सिमम रिलेटिव permeability and susceptibility. Find the maximum relative permeability and susceptibility. पहले क्वेश्चन हो सकता है मेंस में आ जाए, निकाल दिया ना, फॉर्मूला चेक करने के लिए आपको याद है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, गड़बड़ मत करो। परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी बतानी है, मैक्सिमम परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। हाँ, मैक्सिमम परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। तो दोनों ऐड मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट अगर कोई कोड नहीं है तो नेगेटिव में रखा, तो आई वाला 0 हो जाएगा। आई तो कब होता है जब कोड रखते हो, मैग्नेटाइज होता है ना, तो ये म्यू नॉट एन आई अपॉन म्यू नॉट क्या हो गया, एन आई। ऐसे क्वेश्चन बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, आसान सा आंसर है, जल्दी बता दो क्या है। रिजल्ट जो हमने 3-4 फॉर्मूले लिखवाए उसी में से यूज कर, टेस्ला होता है क्या, कैसा मीटर, टेस्ला मीटर पर क्या बोला था, हाँ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू मेटल पता नहीं कौन सा मेटल, म्यू वही 3-4 फॉर्मूले घुमा फिर क्या पता है, जेड या तो सॉल्व कर। नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट है क्या, पंडित को है जब बार में इसकी वैल्यू नहीं, ये देखते आंसर है 884 एक तो है हां माइनस बराबर है क्या पूछा गया तो म्यू बराबर क्या था, म्यू आर म्यू नॉट, इसकी वैल्यू पूछिए, म्यू आर की ना रिलेटिव परमिटिविटी बोला उसने,
इधर देखो आप, इधर देखो, हमने जो बी नेट निकाला था, इधर बताओ, बी नेट क्या निकाला था? म्यू नॉट, साथ में क्या था? यही था ना? अगर मैं इसको इफेक्टिव बोलूं तो इसको मैं म्यू बोल सकता हूँ क्या? ये होगा मैक्सिमम परमिटिविटी। वैसे तो क्या निकाला सवाल में, क्या बोला था, कैसे? ये लगा दो वैल्यू, किसकी वैल्यू गिवन थी? म्यू बराबर लिख दो म्यू नॉट म्यू आर। ये तो पता ही होता है कितना होता है ये, 10⁻⁻7। वैल्यू किसकी गिवन थी सवाल में? मतलब म्यू गिवन थी, कितनी गिवन थी ये? 0.1 126। अभी 10 के यही था ना, तो यहाँ से म्यू वन निकाल सकते हैं, ये सुनो। अच्छा, ससेप्टिविटी क्या होगा? अभी हमें बताया म्यू वन बराबर क्या होता है? 1 प्लस काई। तो ये काई चाहिए तो क्या हो जाएगा? म्यू वन माइनस 1, तो अप्रोक्सीमेटली म्यू वन के बराबर हो जाएगा, ये सुनो। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 3-4 फॉर्मूले कर दो और कराओ, ये आगे समझ में हो जाएगा ये म्यू नॉट म्यू एच। तो आप वो पूरा मॉडल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी दिखेगा उसको स्किप करना है, क्योंकि ये मॉडल पुराना बना हुआ है। मैं अभी सिलेबस पुराने वाले डाल रहे हैं, कैसा नो। चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्स। ये तो आप मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्स। ये भी सिलेबस में नहीं है, इस सिलेबस में है, ये भी नहीं है ना। चलो बात नहीं, इधर देखो, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, तो आज के डेट में अपनी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किस चीज पे? इलेक्ट्रिसिटी पे। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हुआ था? ईएमआई से जनरेट होता है, इसमें फेराडे से हो जाता है, ऐसा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ने से पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो आप लिखो हेडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जो अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है फ्लक्स के बारे में। यहाँ पे आप लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता था फ्लक्स? पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी। फ्लक्स होता क्या था? जस्ट लाइक रिवीजन कर रहे हैं, क्या होता था फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग है एरिया। तो यहाँ पे कौन सी फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देख लो इसका डेफिनेशन जल्दी से। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ magnetic flux is basically count of number of magnetic field lines, count of number of magnetic field lines crossing an area, count of number of magnetic field lines crossing an area। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था याद करो, व्हाट वाज द फार्मूला? बी की जगह पे क्या जाएगा? बी वेक्टर, और डी यहाँ पे क्या होगा? डीएस का। और इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? वेबर। लिख लो बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। एक सवाल कराता हूं ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए, तो अपन ने पहले पढ़ा हुआ पूरा कॉन्सेप्ट वही वाला है जो आपने पहले देखा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। जो सारे सवाल वहां पे किए थे वो सारे सवाल यहाँ भी वैलिड होंगे ना, बस इतना डिफरेंस होगा कोई भी क्लोज सरफेस से, है कि नहीं। अगर मैं नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बोलूंगा कितना हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? जीरो। एक सवाल करके रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो मान लो ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये मैंने किया हुआ है, जल्दी करते हैं इसको ना, ए साइड का, जस्ट फॉर रिवीजन के लिए ना। और बता दो मैं जो डेटा दे रहा हूं एक्स वाई जेड, देख लो कि इन द स्पेस magnetic field is given by, in the space magnetic field is given by, केस वन में लिखना बी नॉट आई कैप, दूसरे में लिखना बी नॉट के कैप,
और तीसरे में लिखना बी नॉट एक्स के कैप, बी नॉट एक्स के कैप। then calculate then calculate magnetic flux to the plate, magnetic flux to the square plate। तो ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में है ना। जस्ट फॉर रिवीजन मैंने ये सवाल दिया है, जल्दी से बता दो क्या कहना चाहिए। ऐसे नहीं होती नहीं हाँ ऐसे तो सेकंड आएगा ना एक्स ई डॉट आ जाएगा, रिवीजन है, पहले किया हुआ ऐसे सवाल किया था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। आ गया ना। फर्स्ट का क्या आएगा, जीरो। सेकंड का क्या आएगा, थर्ड में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो एक्स पे जाएंगे, डीएस का एलिमेंट ले लो, और प्लस लिखोगे तो बी कितना था, बी नॉट एक्स, और एरिया कितना हो जाएगा, एडीएक्स। नहीं, इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, जीरो से ये तक। कितना आएगा सॉल्व करके, बी नॉट ए एक्स स्क्वायर बाई टू, कितना मिल जाएगा, बी नॉट ए क्यू बाई टू। सही लिखा है क्या, यस और नो, यही आया था क्या, किया हुआ है पहले, ये आया था। तो जो हमने वहां पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, पी डॉट डीएस करना। अब अपन आते हैं आगे, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। लिखो फैराडे लॉ है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिस है। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा था बताता हूँ। कैसे बनाए, ये फिगर बना दो, फिर देखते हैं क्या लॉ कैसे डिराइव हुआ था एक्सपेरिमेंटल के बाद, क्या ऑब्जर्वेशन पे क्या बताया था फैराडे ने। बना दो तीनों फिगर, एक ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का साइन है डी, वहीं से डिफ्लेक्शन देखने के लिए ना। तो ये तीन सेटअप है, मतलब बताता हूँ क्या मतलब था, कैसे किया था उसने एक्सपेरिमेंट।